नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग हल करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को, जो आप सभी लोगों के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे सेमेस्टर परीक्षा हो या आगे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ साथ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर देते चले। ठीक है, जैसा कि आप लोग प्रश्न नंबर 1 को देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें दिया है मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। ठीक है, यह किस भाषा का शब्द है? विकल्प आप सभी लोग देख सकते हैं, जर्मन, बी दिया है अंग्रेजी, सी दिया है लैटिन और डी दिया है हिंदी। तो आप सभी लोगों को बता दें कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के इस क्लास में हमने आप सभी लोगों को जो है विस्तार से पढ़ाया था और समझाया था। तो आप लोग यदि जानते होंगे, क्लास किए होंगे, तो आपको लोग इसका सही जवाब दे देंगे। यानी प्रश्न नंबर 1 का जो सही विकल्प है वह स है, यानी लैटिन भाषा का शब्द है। मानचित्र का उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। मैप्पा जो भाषा है वह लैटिन भाषा का शब्द है। यदि आप सभी लोग सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्लास को नहीं किए हैं तो इतिहास और भूगोल की जो क्लास कराई गई है, आप लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी लोगों को फिर से बता देते हैं कि काफी महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग अंत तक देखें और अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको भी शेयर करें ताकि उन तक यह महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सके, जिससे वह जो है अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। ठीक है, तो इस क्लास में, इस मैराथन क्लास में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रश्न है। इससे आपको एक आभास हो जाएगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह हमें जवाब देना है और जो है इसे इस तरह हम कर सकते हैं। इसमें दिया है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। विकल्प देख सकते हैं, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा या कर्क रेखा। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही विकल्प है यानी 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। ठीक है, तो इस तरह इसका विकल्प द सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें दिया है कि इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो विकल्प देखकर आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। जो अ दिया है मार्शल, और ब दिया है पीगू और द दिया है किन्स, ये सभी विदेशी अर्थशास्त्री, यानी इसका सही विकल्प क्या है? स है। जे के मेहता जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, यानी इतिहास अध्ययन के स्रोत हैं। विकल्प आप देख सकते हैं, अ दिया है साहित्य, ब दिया है स्मारक और स दिया शिलालेख। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है यानी ये सभी, यानी इतिहास के अध्ययन का जो स्रोत है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है वह साहित्य भी है, स्मारक भी है और शिलालेख भी है। ये सभी जो साहित्य अध्ययन है, इससे हमें इतिहास का अध्ययन के पता चलता है, ये सभी स्रोत से। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे प्राचीन वेद हैं, इसका सही जवाब आप सभी लोग देंगे। यानी प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है ऋग्वेद, इसका विकल्प अ सही है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान देंगे, काफी सामान्य सा भी प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी लोग दे दिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? अ दिया है जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य या वैदिक साहित्य या इन सभी का। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है, प्रश्न नंबर 6 का सही विकल्प क्या है? बौद्ध साहित्य, यानी त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह बौद्ध साहित्य है। कौन कौन से, जैसे आप सभी लोगों को बता देते हैं, विनय पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 त्रिपिटक हैं, बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दिया कि आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। विकल्प आप सभी लोग देख सकते हैं, बकरी, तो आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर नहीं था। घोड़ा नहीं था, गाय भी नहीं था, तो इसका सही विकल्प क्या है? स, यानी कुत्ता जो है आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस मैराथन क्लास में, जो हम लोग सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोगों को बार बार बता रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिए, साथ साथ कमेंट भी करते चलें। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब आप सभी लोग देंगे आखेट, ब कृषि, या व्यापार करना, या शिल्प। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है, यानी पूरा पाषाण काल में मानव का जो व्यवसाय था आखेट यानी शिकार करना। आखेट यानी शिकार करना, इसका विकल्प असही है। ठीक है, कृषि जो व्यवसाय है वह नव पाषाण काल में, यानी नव पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ किया। किसमें? तो नव पाषाण काल में। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो आखेट यानी शिकार करना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिरामिड किस देश में है? इसका सही विकल्प क्या है? यानी प्रश्न नंबर 9 का जो सही विकल्प है स क्या है? मिस्र, यानी पिरामिड मिस्र देश में है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दिया है कि कोसल महाजनपद की राजधानी है। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कोसल महाजनपद की राजधानी आप सभी लोग विकल्प में बताएंगे श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर है यानी श्रावस्ती, जो कोसल महाजनपद है उसकी जो राजधानी है श्रावस्ती है। काफी महत्वपूर्ण है, महाजनपद की राजधानी के बारे में भी आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग महाजनपद की जो राजधानी है उसे याद रखेंगे। वाराणसी जो है यह काशी महाजनपद की राजधानी है। किसकी? तो काशी महाजनपद की राजधानी है। जो आप देख रहे हैं विकल्प डी यानी द दिया है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वह वत्स जो महाजनपद है उसकी राजधानी है। चंपा जो है वह किसकी राजधानी है? अंग की। इसे भी ध्यान रखेंगे, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। विकल्प असही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? इसका सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी 11 को जो सही उत्तर है द 1921 ईस्वी में। और किसने की? तो आप लोग इसका जवाब देंगे दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो इसका विकल्प द सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? यानी इसका सही विकल्प क्या है? उचित समतावादी, ब दिया है दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, या जाति आधारित। तो इसका सही विकल्प क्या है? उचित समतावादी। यानी हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह 4 वर्गों में विभाजित थी। ध्यान रखेंगे, 4 वर्गों में विभाजित थी। पहला जो वर्ग था वह शासक वर्ग था। दूसरा जो वर्ग था धनी या कह सकते हैं कुलीन वर्ग था। और जो तीसरा वर्ग था वह मध्यम वर्ग। और चौथा निम्न वर्ग था। इन 4 वर्गों में हड़प्पा की जो सामाजिक पद्धति थी विभाजित थी, इसलिए इसका विकल्प असही है, उचित समतावादी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है। 13 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या है? यानी देशांतर रेखा। इसका विकल्प ब सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। गुट निरपेक्षता, या धर्म निरपेक्षता, या सांप्रदायिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही विकल्प है वह स है, यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती सांप्रदायिकता है। ठीक है, इसका विकल्प स सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो काफी सामान्य सा प्रश्न है, आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, यानी इसका सही विकल्प द है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है।
इसका सही विकल्प क्या है? सिंधु, शतुद्री या सरस्वती या गंगा। तो 16 का जो सही विकल्प है अ, यानी आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह सिंधु नदी है। इसका विकल्प अ सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं कि जो मैराथन क्लास है सामाजिक अध्ययन का, इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे अलग अलग टॉपिक से। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछा जाता है, इन सभी चीज़ों का आभास अभ्यास आप सभी लोगों को हो जाएगा। तो क्लास अंत तक जरूर देखें, ठीक है। यानी 17 का जो सही विकल्प है, विकल्प देख सकते हैं व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो 17 का सही उत्तर क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है, यानी द विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है। बृहद यानी सबसे बड़ा स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल पे पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को जब इतिहास का सामाजिक अध्ययन में इतिहास की क्लास कराई जा रही थी तो उसमें आप लोगों को विस्तार से बताया गया था, समझाया गया था। यदि क्लास को किए होंगे तो आप लोग इसका सही जवाब दे देंगे, यानी 18 का जो सही उत्तर है अ, यानी मोहनजोदड़ो स्थल में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार, अन्नागार का साक्ष्य कहाँ मिलता है इससे पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब देंगे, यानी स्नानागार और अन्नागार का जो साक्ष्य मिलता है वो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य। काफी महत्वपूर्ण है ये सभी। अभी जो साक्ष्य के बारे में पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिला है। विकल्प देख सकते हैं रोपड़, लोथल या कालीबंगा या वड़ावली, ठीक है। तो 19 का जो सही उत्तर है कालीबंगा यानी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कालीबंगन यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जहां से जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें प्राप्त मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर है यानी कालीबंगा से, यानी विकल्प अ सही है प्रश्न नंबर 20 का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हल से जोते गए खेत का साक्ष्य और ईंटों का अलंकरण का जो दोनों का साक्ष्य का मिलता है वह कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी सामान्य सा भी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है बाढ़ रोकने से या कृषि में वृद्धि या पानी संरक्षण से या दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। तो इसका सही जवाब देंगे आप सभी लोग, यानी 21 का जो सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन की वृद्धि यानी ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है। तो यानी वेदों की जो संख्या है कुल 4 है। कौन कौन से, यानी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, उसके बाद जो है यजुर्वेद, फिर सामवेद और अंतिम या नवीन वेद जो माना जाता है वह किसे माना जाता है, अथर्ववेद को माना जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि नवीन वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद और जब प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं, तो इसका सही विकल्प क्या है, स यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है, यानी 22 का सही विकल्प स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है मनरेगा कार्य जो है मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सन देख सकते हैं आप लोग 2000 में या 2002 में, 2004 में या 2006 में। तो 23 का जो सही विकल्प है द मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसका सही विकल्प द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नगर निगम
का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है? इसका सही विकल्प द यानी मेयर जो होता है यह नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिले में परिवार कल्याण, ध्यान रखेंगे कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? जिलाधिकारी? नहीं। बेसिक शिक्षा अधिकारी? ये भी गलत होगा। 25 का आप लोग सही जवाब देंगे। यानी मुख्य विकास अधिकारी? नहीं, यानी द इसका सही विकल्प है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है कि राजुक थे, ठीक है। विकल्प दिया है चोल राज्य के व्यापारी, ब दिया है गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, या मौर्य शासन में न्यायाधीश, या सक्सेना सैनिक। तो प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी मौर्य शासन में न्यायाधीश राजुक थे, ठीक है। उन्हें राजुक कहा जाता था जो मौर्य शासन में न्यायाधीश थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सांची का स्तूप स्थित है। विकल्प आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका सही जवाब दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र में। तो 27 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी मध्य प्रदेश। इसका विकल्प स सही है, यानी सांची का स्तूप स्थित मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 28। इसमें पूछा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इंडिका जो है पुस्तक किसकी है? तो विकल्प ब सही है 28 का, मेगास्थनीज की यह पुस्तक है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया था। यानी ध्यान रखेंगे शक संवत चलाया गया था कनिष्क द्वारा, या अशोक के द्वारा, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या समुद्रगुप्त द्वारा। तो 29 का जो सही उत्तर है कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। विकल्प अ सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है योजना मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 30 का जो सही विकल्प है स यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका विकल्प स सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो इसका सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी 31 का विकल्प स सही है। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध है, ठीक है। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। भोर का या सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। यानी सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन है? तो बुध है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 32 को पढ़ेंगे। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। ब दिया है कि मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में है। स दिया है दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। 32 का जो सही विकल्प है, यानी मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, यानी विकल्प ब इसका सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। विकल्प आप सभी लोग देख सकते हैं 180 अंश देशांतर, 0 अंश देशांतर, या 0 से 180 पूर्वी देशांतर तक के भाग, या 0 से 180 पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। तो 33 का जो सही विकल्प है, यानी 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। विकल्प अ सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 34 में पूछा गया नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहते हैं किसको? तो पृथ्वी को, यानी विकल्प ब सही है। ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल कालीबंगा है वह किस राज्य में है? गुजरात, या राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, या बंगाल। तो 35 का जो सही विकल्प है ब, यानी कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है।
राखीगढ़ी, यानी कह सकते हैं हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ एक जगह है, वहां जो है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 26, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ध्यान भी रखेंगे। मुद्रण कला के आविष्कारक थे, इसमें पूछा गया किस देश के थे, तो 36 का जो सही उत्तर है यानी चीनी, यानी चीन देश के थे गुटेनबर्ग। ध्यान रखेंगे, गुटेनबर्ग को मुद्रण कला का आविष्कारक माना जाता है, ये चीनी निवासी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जैन धर्म के संस्थापक थे, तो प्रश्न नंबर 37 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी ऋषभवेद। विकल्प अ सही है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभवेद थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगीतियों से प्रश्न है। इसमें दिया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में, तो 38 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इस माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी किसके, यानी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर क्या है, कालाशोक, यानी स होगा। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वह अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था, जो जगह था वह राजगिरी में हुआ था। दूसरा यानी अका यानी का से कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली नामक जगह पे हुआ था, कहाँ, वैशाली नामक जगह पे। और तीसरी जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति वह पाटलिपुत्र में हुआ था, जो जगह था पाटलिपुत्र। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यह कुंडल वन में हुआ था, कहाँ, कुंडल वन में। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। यदि शासक के बारे में पूछा जाए तो आप शासक के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी संगीति किसके शासनकाल में हुआ और किस स्थान पे हुआ, तो आप सभी लोगों को हमने यह बता दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका सही उत्तर क्या है, यानी 39 का सही विकल्प है यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है, मैकमोहन या मध्याह्न या मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है ब, यानी देशांतर रेखा का दूसरा नाम मध्याह्न रेखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है, तो आप लोग विकल्प देख सकते हैं 9, 8, 7 या 6। तो 41 का जो सही उत्तर है ब, यानी कुल जो ग्रहों की संख्या 8 है। पहले क्या थी, हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह थे, जो कि अंतिम जो 9वां ग्रह था प्लूटो। ठीक है, अब प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, यानी प्लूटो को बौना ग्रह माना गया है, इसलिए अब कुल जो ग्रहों की संख्या है 8 माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पुच्छल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से या बर्फ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से या चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। तो 42 का जो सही उत्तर है, यानी चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंडों से पुच्छल तारे बने होते हैं, विकल्प द सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 में दिया है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है। विकल्प देख सकते हैं 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 8 घंटे या 28 दिन, 23 घंटे। तो 43 का जो सही विकल्प है 31 दिन। ठीक है, विकल्प अ सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ठीक है, सर जन मार्शल या R.D. बनर्जी, ए कनिंगम या दयाराम साहनी। तो 44 का सही विकल्प क्या है, जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम
खोज की थी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस नदी को नील का वरदान कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, याद भी रखेंगे। असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या बेबीलोनिया की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता। तो 45 का जो सही विकल्प है, सही जवाब है द मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है सूर्य के ग्रहों की संख्या है, यानी प्रश्न नंबर 46, यानी 8 ग्रहों की संख्या मानी गई है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है कहलाती हैं, यानी 47 का जो होगा वह विकल्प असही है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। क्या दिया है, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी, दक्षिणी, या अ या ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 48 का जो सही उत्तर है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, विकल्प असही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं। 49 का सही उत्तर क्या है, वंशज कहते हैं, यानी वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 50, काफी सामान्य सा प्रश्न है कि ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, प्लांट, प्लेनेट, पेंट, या प्लान। तो विकल्प ब सही है, प्लेनेट जो है ग्रह को अंग्रेजी भाषा में जो है कहते हैं, विकल्प ब सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, ध्यान रखेंगे, गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 51 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है महाभिनिष्क्रमण, यानी बौद्ध ग्रंथ में जो है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और उनकी जो अंतिम कह सकते हैं जीवन, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति कह सकते हैं, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु की दशा को जब प्राप्त हुए हैं तो बौद्ध धर्म में उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर क्या है, यानी स्यादवाद जो है वह जैन धर्म दर्शन का मूल आधार है, तो विकल्प द सही है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 53 की श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर क्या है, यानी श्वेतांबर और दिगंबर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। और अब यदि पूछा जाए कि हीनयान व महायान किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन प्रश्न में श्वेतांबर और दिगंबर के पूछा गया तो यह जैन धर्म से संबंधित है, विकल्प असही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य, वरुण, शनि, या मंगल। तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, यानी पृथ्वी के निकट जो सबसे निकट ग्रह है वह सूर्य है। सूर्य यानी जो शुक्र है, तो इसे ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के निकट वाला ग्रह शुक्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रश्न दिया है कि हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर क्या है, पंजाब से, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही विकल्प स है, पंजाब से। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। तो प्रश्न नंबर 56 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है अ, कांसे की। ठीक है, तो इसका विकल्प असही है। प्रश्न नंबर 57 में पूछा गया कि मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर क्या है, ईरान, इराक, तेहरान, या पाकिस्तान। तो 57 का सही विकल्प अ है, ईरान देश से संबंधित मेसोपोटामिया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 58, पिता शब्द, क्या दिया है, पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या है। यानी पिता जो शब्द है वह हिंदी का शब्द है और पिता हिंदी शब्द का फारसी शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग बताएंगे, पाटर, फादर, पीदर, या पितरी। तो 58 का जो सही उत्तर होगा
वह कौन सा है, यानी आप सभी लोगों को बता दें, पीटर। क्या होता है? पीडर होता है, पीडर होता है। यहाँ पीदर दिया है तो विकल्प स कह सकते हैं, पीडर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 59। इसमें पूछा गया है कि कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आज की इस मैराथन क्लास का अंतिम प्रश्न भी है कि पूछा है कि कौन सा साहित्य धर्मेतर यानी धर्म के इतर जो साहित्य है कौन सा है। तो इसका विकल्प 59 का जो सही उत्तर है अ यानी राजतरंगिणी। ठीक है, महाभारत, जातक कथा और रामायण ये सभी जो है धर्म साहित्य है, लेकिन धर्मेतर जो धर्म के इतर जो साहित्य है वह राजतरंगिणी है। किसके द्वारा लिखी गई है तो ये भी याद रख लें आप लोग, कल्हड़ के द्वारा जो है यह पुस्तक जो लिखी गई है राजतरंगिणी, यह कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो आज की इस मैराथन क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यह समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले मैराथन क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आप सभी लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, नमस्कार।